संडे
अब देखो अब आ रही है क्या? अब आवाज पहुंच रही मेरी? पहुंच रही है? हम लोग कहां तक पहुंच गए मुझे एक बार बता दो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अपन ने बात कर ली थी कि बेस्ड है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे, है ना। और मैंने आपको बोला था कि जब तक हम लोग सेकंड लॉ नहीं पढ़ लेते तब तक अपन मान करके चलेंगे कि हीट और वर्क दोनों क्या है? सेम है। तब तक अपन मान करके चलेंगे कि जो हीट और वर्क दोनों क्या है? सेम है। और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी। और जो डी था वो था एनर्जी इन स्टोरेज। और जो एनर्जी इन स्टोरेज था वो दो तरह से था, पहला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में और दूसरा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में। तो जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में था वो क्या था? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में था वो कई तरह की थी, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर कोलिजन हो सकता है, मॉलिक्यूलर रोटेशन हो सकता है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, मॉलिक्यूलर रिपल्शन हो सकता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, बहुत तरह की एनर्जी। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो एनर्जी है अगर उसको निग्लेक्ट कर दूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वेयर यू इज इंटरनल एनर्जी। ठीक। अब मेरी बात सुनो। अब देखो, याद करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, समझने वाली बात है। मैंने आपको शुरुआत से मैं आपको एक ही चीज याद बताता चला आ रहा हूं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इस दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, एक स्टोरेज एक ट्रांजिशन। तो एनर्जी इन ट्रांजिशन हो गया था वर्क और हीट, और एनर्जी इन स्टोरेज कौन है? इंटरनल एनर्जी। और अगर ये एनर्जी इन स्टोरेज है तो ये किसी पॉइंट या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर पॉइंट और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है देन ये क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। प्रॉपर्टी है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और इसका साइक्लिक इंटीग्रल भी क्या होगा? जीरो होगा। तो उसमें लिख लेना नीचे, hence internal energy, hence internal energy is the energy in storage, hence internal energy is the energy in storage of system, hence internal energy is the energy in storage of system at molecular level, hence internal energy is the energy in storage of system at molecular level, and it is and it is पहला लिखना क्या होगा? पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तीसरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और चौथा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो। सिंपल। ठीक। मुझे केवल एक मिनट दीजिएगा ना, केवल एक मिनट, है ना।
मुझे एक बात बताओ कि अगर आपसे मैं पूछूं कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, यस और नो? एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सही है गलत है? अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये सही है गलत है? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सही है गलत है? एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सही है गलत है? कौन सी? आपके पहले आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए किस एनर्जी की बात कर रहे हो। अगर मैं एनर्जी इन स्टोरेज की बात कर रहा हूं तो फिर प्रॉपर्टी है या नहीं है? अगर मैं एनर्जी इन स्टोरेज की बात कर रहा हूं तो फिर प्रॉपर्टी है या नहीं है? तो फिर प्रॉपर्टी है। अगर मैं एनर्जी इन ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं तो फिर प्रॉपर्टी नहीं। याद रखना कि एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सही है, लेकिन जब जब आप सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी की बात कर रहे हो, लेकिन जब सिस्टम की एनर्जी इन ट्रांजिशन पे आ जाएगी वो, तो फिर प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्लियर है? सुनो, आप शायद समझ गए होंगे चीजों को, ठीक है? एक हेडिंग डालो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ कुछ निष्कर्ष है फर्स्ट लॉ के, है ना, वो अपन देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग डालना, पहला लिखना, मार्कर ठीक है मेरे, पहली हेडिंग डालना, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। देखो, वैसे मुझे पता है कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है कहां से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो एक बार देखो, मान लो कि आपको एक पीवी डायग्राम दे रखा है, एक पीवी डायग्राम दे रखा है, और यहां पर एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, 0 या फिर 1, A 2 B 1, ये एक साइकिल है, ठीक? इसमें एक और साइकिल है, 1A2C1, 1A2B1, दो साइकिल है ना, दो साइकिल है। और मुझे पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए सिग्मा क्यू और सिग्मा डब्ल्यू दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि वर्क और हीट दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। तो देखो, फॉर साइकिल 1A2B1, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा डब्ल्यू हो जाएगा। तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू लिखोगे 1A2B1 के लिए, तो क्या हो जाएगा? देखो, ये डेल्टा क्यू ऑफ 1A2 प्लस डेल्टा क्यू ऑफ 2B1 is equal to delta W of 1A2 plus delta W of 2B1. Sigma Q is equal to sigma W. Delta Q of 1A2 plus 2B1 is equal to delta W of 1A2 plus 2B1. ये लिखा है, इसको दे दो इक्वेशन 1, ठीक? इसके बाद देखो, अगर मैं साइकिल 1A2C1 में लिखूं, फॉर साइकिल 1A2C1, तो सिग्मा क्यू मतलब डेल्टा क्यू ऑफ 1A2 प्लस डेल्टा क्यू ऑफ 2C1 इज इक्वल टू डेल्टा W ऑफ 1A2
प्लस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2C1, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? सेकेंड। कोई समस्या नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर रहा हूं। देखो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, डेल्टा क्यू ऑफ 1A2 और डेल्टा क्यू ऑफ 1A2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डेल्टा क्यू ऑफ 2B1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2C1 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1A2 और डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 1A2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2B1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2C1। ये आ जाएगा। अब देखो, यहां पर आपको एक बात पता है, कि जो पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व है ना, जो पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व है ना, वो क्या देता है? वर्क देता है। और ये जो 2B1 और 2C1 है, 2B1 और 2C1 है, 2B1 और 2C1, 2B1 और 2C1, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो दोनों का बराबर नहीं होगा, आपको पता है। और अगर बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, मतलब इन दोनों का जो माइनस है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू ऑफ 2B1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2C1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू ऑफ 2B1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ 2C1। मतलब दो प्रोसेस है, 2B1 और 2C1, 2B1 और 2C1, और दोनों में हीट ट्रांसफर बराबर नहीं है, जबकि दोनों के एंड पॉइंट सेम है, 2 और 1। दोनों में हीट ट्रांसफर सेम नहीं है, जबकि दोनों के एंड पॉइंट क्या है? सेम है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, क्या है? पाथ फंक्शन है। तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। इसको एक बार नोट करना, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। नोट कर लिया ना? अपन ने, मैं कह क्या रहा था, मुझे क्या प्रूफ करना था? कि हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन है। ठीक है, मैंने दो साइकिल ले ली, 1A2B1 और 1A2C1। दोनों के लिए सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू लिखा। फाइनली इक्वेशन ये आ गई, दोनों माइनस किया, ये आ गया। वर्क पाथ फंक्शन होता है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, अलग अलग पाथ के, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब इनका डिफरेंस भी 0 नहीं होगा, और इनका डिफरेंस 0 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर क्या आ जाएगा? पाथ फंक्शन। उसमें लिख लेना, हेंस हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर
इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपका, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देना और लिख लेना हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। ये आपका पहला कॉन्सिक्वेंस था, पहला निष्कर्ष था किसका, फर्स्ट लॉ का। सेकंड लिखना, ये आपका पहला था, सेकंड लिखना इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। सेकंड लिखना इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। सेकंड लिखना इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। आपको करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई थी ना, जिसको आपने इक्वेशन थर्ड लिखा था, उससे उस इक्वेशन को लेकर के बात कर रहा हूं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन थी डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा क्यू ऑफ 2c1 बराबर था डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2c1। ये इक्वेशन थी। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा डेल्टा क्यू ऑफ 2b1 माइनस इसको इधर ले आओ डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2b1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ डेल्टा क्यू ऑफ 2c1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ 2c1। आपको पता है फर्स्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू क्या होता है, डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, डी होता है, पता है आपको फ्रॉम फर्स्ट लॉ। तो देखो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी ऑफ 2b1 और डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी ऑफ 2c1। देखो दोनों अलग अलग पाथ हैं, 2b1 भी अलग है और 2c1 भी अलग है। पाथ अलग अलग होने के बाद भी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो क्या है, सेम है, बिकॉज जो एंड पॉइंट है वो क्या है, सेम है, 2 1 और 2 1। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है ना। तो इसको नोट करो और उसमें लिखना हेंस इंटरनल एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सिंपल। नोट करो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ये दो निष्कर्ष थे फर्स्ट लॉ के, पहला हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन और दूसरा इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। एक और निष्कर्ष है क्या, थर्ड। अच्छा, आप लोग नोट कर पा रहे हो ना, मैं कुछ जल्दी चल रहा हूँ क्या, स्पीड वगैरह सही लग रही थी हमारी। मैं आज पहली बार ही पूछ रहा हूँ, शायद मैंने आपसे कभी पूछा ही नहीं। स्पीड वगैरह सही लग रही ना, है ना। ऐसा लग रहा है मैं कुछ थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है क्या। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, सुनो, देखो ठीक है, लड़का बोल रहा है बुलेट ट्रेन। आजकल बुलेट ट्रेन बोल दो तो जो मोदी जी के समर्थक है वो नाराज हो जाते हैं, है ना। देखो, देखो थर्ड क्या है,
थर्ड अपन बात कर रहे हैं, जो तीसरा निष्कर्ष है इसका वो क्या है? तीसरा निष्कर्ष है इंटरनल एनर्जी। तीसरा निष्कर्ष है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो ना तो हीट ट्रांसफर होगी और ना ही वर्क ट्रांसफर होगा। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, और ये दोनों जीरो हैं तो डी यू हो जाएगा जीरो और यू हो जाएगा क्या? कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यूनिवर्स, यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स को अपन आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं ना, और अपन मान करके चलते हैं कि भैया यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, तभी तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना। तो इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कोरोना की वैक्सीन सर, इलेक्शन है, मोदी जी बोला इसलिए बोला है। तुमने क्या लिखा है उसको समझने के लिए मुझे एक दो बार, तीन चार बार पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुमने लिखा क्या है ना। तुम एक बार खुद पढ़ करके देखो कि तुमने जो लिखा है वो तुम्हारे खुद समझ में आ रहा है। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। सर माइंड और यूनिवर्स सेम कंडीशन फॉलो करता है। माइंड और यूनिवर्स, माइंड और यूनिवर्स सेम कंडीशन फॉलो करता है। मतलब हाँ, ये है ना, ये जो लोग है ना, ये जो जनता है ना, ये एक तो होता है कुछ, मैंने बताया था शायद तुम लोगों को, एक तो रात में वो लोग होते हैं जो रात में चैट करते हैं, एक दो होता है जो बहुत सारी चैटिंग करते हैं, वो चैटिंग करते हैं ना, ये चैट करते हैं और चैटिंग करते हैं। तो ये चैटिंग करने वाले लोग है ना, बहुत सारी चैटिंग करने वाले लोग, तो इनका दिमाग वही चलता रहता है पूरा, है ना। ये क्या लिखते हैं इनको खुद ही समझ नहीं आता है ना। ठीक है, सुनो, माइंड क्या है? माइंड आइसोलेटेड सिस्टम है। सुनो, थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना ही मास ट्रांसफर होगा। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होती, ना वर्क ट्रांसफर होता। ये जीरो, ये जीरो, मतलब डी यू क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब यू कांस्टेंट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल आइसोलेटेड सिस्टम का कौन है? यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तभी तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, सिंपल। ठीक है, उसके आगे देखो, प्रदीप कुछ लिख रहे हैं कि माइंड 25% यूज कर पाते हैं और यूनिवर्स 25% को 25% भी पहुंच पाए। मुझे यार पता नहीं है सब चीजों, मतलब हो सकता है जो आप कह रहे हो कि कोई थ्योरी हो ऐसी, मतलब मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई थ्योरी हो जो आप कह रहे हो। मुझे पता नहीं इस बारे में जो आप बोल रहे हो ना कि माइंड और यूनिवर्स का कोई एक रिलेशन है, क्या है, मुझे नहीं पता है ना। ठीक है, फिर भी मैं देखूंगा, अगर मुझे पता चलेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, सुनो, इसके बाद देखो, हो सकता है बेटा, हो सकता है कोई थ्योरी हो जो आप बता रहे हो, हो सकता है सही हो सकता है सही हो, मुझे नहीं पता वो चीज, है ना। ठीक है, सुनो, इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे, मैं देखूंगा, डेफिनेटली देखूंगा, है ना। मैं देखूंगा, अगर मिलता है तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली कल, है ना, उसको पढ़ करके। सुनो, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट सुनो, पीएमएम1 इज नॉट पॉसिबल। पीएमएम1 क्या है?
perpetual motion machine of first type. Perpetual motion machine 1 is not possible. परपेचुअल मोशन मशीन 1 क्या है, पीएमएम 1 क्या है? पीएमएम 1 एक हाइपोथेटिकल मशीन है। पीएमएम 1 एक हाइपोथेटिकल मशीन है, एक ऐसी मशीन जो यहां से एनर्जी इनपुट नहीं लेगी, यहां से क्यू इन 0 होगा और कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करती रहेगी। पीएमएम 1 एक हाइपोथेटिकल मशीन है, पीएमएम 1 एक हाइपोथेटिकल मशीन है जो कहीं से भी एनर्जी नहीं लेगी और कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करती रहेगी। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये वायलेट करती है किसको, फर्स्ट लॉ को, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो उसमें लिख लेना पीएमएम 1 इज अ हाइपोथेटिकल मशीन, पीएमएम 1 is a hypothetical machine PMM1 is a hypothetical machine PMM1 is a hypothetical machine which can produce work continuously which can produce work continuously which can produce work continuously without taking any energy from the outside, without taking any energy from the outside। ठीक है, उसमें लिख लेना इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible because it violates first law of thermodynamics। it is not possible because it violates first law of thermodynamics। बहुत सिंपल सी बात है, पीएमएम1 वो मशीन है जो एनर्जी नहीं लेगी और वर्क कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करती रहेगी। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण को वायलेट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट करता है ना, फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है ना। इसको नोट कर लेना। अब ये मत कहना कि पॉसिबल नहीं है तो बनाया क्यों। नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बनेगा, केवल थ्योरी है ना। इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। बेटा मैंने बोला है पीएमएम1 इज द मशीन विच कैन प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब समझते हो? कंटिन्यूअसली का मतलब कि इनफाइनाइट टाइम तक। अगर इंटरनल एनर्जी से करेगा वर्क तो एक समय के बाद इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर वर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ पाए? कंटिन्यूअसली का मतलब कि इनफाइनाइटली वर्क प्रोड्यूस करता रहे विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। अगर इंटरनल एनर्जी से करेगा तो कब तक करेगा? कभी ना कभी इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगी, है ना, सिंपल। हाँ, सन हो सकता है, सन हो सकता है, सन हो सकता है। सन एक रिजर्वायर है बेटा, सन एक रिजर्वायर है, सन एक मशीन नहीं है। सन इज ए रिजर्वायर, सन इज नॉट ए मशीन। हम लोग बात कर रहे हैं पीएमएम1 एक मशीन है जो वर्क प्रोड्यूस करता है ना, और सन कभी वर्क प्रोड्यूस नहीं करता, है ना। ठीक है, क्लियर है? देखो ये 4 निष्कर्ष थे। पहला निष्कर्ष क्या था? पहला निष्कर्ष था हीट ट्रांसफर इज पाथ फंक्शन। देखो सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पीएमएम1 क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सो दैट जब हम लोग एंट्रोपी की बात करें और एंट्रोपी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो आपको ये सारी बातें ना बतानी पड़े, है ना। हो सकता है आपको ये सभी बातें पता हो, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, पता होना चाहिए, है ना, कि पीएमएम1 क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। ठीक है, 4 निष्कर्ष थे। पहला हीट ट्रांसफर पाथ फंक्शन, दूसरा इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन, और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहती, कांस्टेंट, और चौथा पीएमएम1 पॉसिबल नहीं। एक हेडिंग डालो। ठीक है,
यार ये कहाँ से लेकर के आते हो? आर्टिफिशियल सन कैसे बन सकता है? सन का मतलब समझ रहे हो सकता है कि सन टाइप में उन्होंने कुछ बनाया हो, लेकिन सन का मतलब जो एग्जैक्टली सूरज है वो आर्टिफिशियल कैसे बन सकता है ना? ठीक है, सुनो अपन आगे बात करते हैं। हो सकता है काइंड ऑफ कुछ ऐसा हो, लेकिन एग्जैक्टली सन पॉसिबल नहीं है ना? ठीक है, सुनो एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेस। एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेस। एक हेडिंग डालो, हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट प्रोसेस। फॉर डिफरेंट प्रोसेस। उसमें फर्स्ट प्रोसेस लिखना, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस देखो क्या होता है कि आप फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ क्या लिखा था? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये था फर्स्ट लॉ। आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू किसके लिए? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? डी। पहला कंक्लूजन कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, पहली बात। दूसरा, यहां पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू है, और आप यहां पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। कांस्टेंट वॉल्यूम में यही होता था, एम सी वी डी टी होता था। मुझे एक बात बताओ, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। मैंने शायद आपको कभी बताया था कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्रेशन फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि वो फॉर्मूला कहाँ वैलिड है ना? तो ये जो डी यू इज इक्वल टू एमसीवी डी टी कहां पर वैलिड है बताओगे क्या मुझे? डी यू इज इक्वल टू एमसीवी डी टी कहां पर वैलिड है बताओगे क्या मुझे? सुनो सुनो, इसकी दो कंडीशन है। वैलिड फॉर पहला, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एनी गैस और आइडियल गैस एनी प्रोसेस। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कब? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक रिलेशन। जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे ऊपर विश्वास करो। ये जो डी यू इज इक्वल टू एमसीवी डी टी होता है ये वैलिड होता है या तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाए, कोई भी गैस बनी रहे मैं लगा सकता हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाए, कोई भी गैस बनी रहे, मैं ये रिलेशन लगा सकता हूं। दूसरा, आइडियल गैस हो जाए, कोई भी प्रोसेस बनी रहे, मैं इसको लगा सकता हूं। ठीक है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा कि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट एडिशन है, हीट ट्रांसफर है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर कुछ कुछ लिखते हैं।
ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ये जनता को यही चीजें, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है छोटी छोटी बातों में, इसलिए थर्मो डिफिकल्ट हो जाती है ना। इसको एक बार नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। उसमें लिखना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जैसी कोई कंडीशन नहीं है, केवल दो कंडीशन है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो हर जगह लगेगा ना। हाँ बेटा, हर जगह हर जगह। इन दो जगह के अलावा इन ये दो ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है ना। नोट कर लिया होगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, 2 मिनट सुनो। ये डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये जो फर्स्ट लॉ है ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे ना। और एनर्जी कंजर्वेशन इस दुनिया में हर जगह लगता है। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, और एनर्जी कंजर्वेशन इस दुनिया में हर जगह लगता है। कहीं भी चले जाओ एनर्जी कंजर्व ही रहती है, तो फर्स्ट लॉ भी हर जगह वैलिड होगा। समझ पाए? रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो कुछ भी हो, फर्स्ट लॉ हर जगह वैलिड है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। याद रखना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हर जगह वैलिड है। क्लियर है? आगे देखो। ठीक है, सुनो। ये किसके लिए था? आइसोकोरिक के लिए। आगे मैं बात कर रहा हूं आइसोबारिक के लिए। अच्छा, इसमें एक लाइन लिख लेना, इसमें एक लाइन लिख लेना आइसोकोरिक वाले में। लिखना, हेंस हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, hence heat transfer at constant volume process will be equal to the, hence heat transfer at constant volume process will be equal to the hence heat transfer at constant volume process will be equal to the change in internal energy. Heat transfer at constant volume process will be equal to the change in internal energy. ठीक है, सुनो। अब मैं बात कर रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस की। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर मतलब P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तो ये हो जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना। तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू डी यू मतलब U2 माइनस U1 प्लस डेल्टा डब्ल्यू को लिख सकता हूं P V2 माइनस V1। कांस्टेंट प्रेशर है, तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस P का अंदर मल्टीप्लाई कर दो P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। आपको ऐसा नहीं लगता कि U प्लस पीवी और U प्लस पीवी कहीं देखा देखा सा है? वेयर U प्लस पीवी क्या होता है? ये होता है H। H मतलब एंथैल्पी।
तो ये डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी एच, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, mCp dt। सिंपल। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर है आइसोबारिक प्रोसेस में, जो हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। और यहां पर एक एक्सप्रेशन आया है डीएच इज इक्वल टू mCp dt। ये कहां पर वैलिड है, ये कहां पर वैलिड है, इसकी भी दो कंडीशन है। वैलिड फॉर पहला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एनी गैस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कोई भी गैस बनी रहे मैं इसको लगा सकता हूं। दूसरा, या फिर आइडियल गैस एनी प्रोसेस, आइडियल गैस हो जाए, कोई भी प्रोसेस बनी रहे मैं इसको लगा सकता हूं। दो कंडीशन है, दोनों प्रूफ करके दिखाऊंगा कहां पर, थर्मोडायनामिक रिलेशन में ना। याद रखना दोनों कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, दोनों सेटिस्फाई नहीं करनी है, कोई एक कर जाए। या तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाए, कोई भी गैस बनी रहे, या फिर आइडियल गैस हो जाए, कोई भी प्रोसेस बनी रहे, लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी क्या है बताओगे क्या मुझे, एंथैल्पी क्या है बताओगे क्या मुझे, व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी है क्या, एंथैल्पी क्या है बताओगे क्या। जैसे इंटरनल एनर्जी एनर्जी है, वर्क कुछ और है, हीट कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है, प्रेशर कुछ और है, तो एंथैल्पी भी तो कुछ होगी ना यार, कुछ तो होगा एंथैल्पी, कोई डेफिनेशन तो होगी। एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है, आप याद रखना कि एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन नहीं, ठीक है, एंथैल्पी की कोई डेफिनेशन नहीं। सिंपल, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में टर्म U प्लस PV फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है और उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी समेशन है किसका, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क का, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क आया था पीवी, याद आ रहा है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क का समेशन है क्या, एंथैल्पी, और कुछ भी नहीं। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एनर्जी इन स्टोरेज है, एनर्जी इन स्टोरेज है, सिंपल। ठीक, ये डिनोट करता है किसको, फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एनर्जी इन स्टोरेज को। अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी टोटल, वही क्या है, इंटरनल एनर्जी, सॉरी एंथैल्पी है। ठीक, लेकिन एज इट इज कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन के तौर पे बस आप इतना कह सकते हो कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क मतलब U प्लस PV की टर्म फ्रिक्वेंटली रिपीट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक, तो एंथैल्पी क्या है, एक बार इसको नोट करो फिर अपन कुछ कुछ लिखते हैं, एक बार इसको नोट करो फिर अपन कुछ कुछ लिखते हैं। एक बार इसको नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना।
इक्वेशन में फ्लो वर्क पर यूनिट मास है या नहीं है, डिपेंड करता है कि एंथैल्पी पर यूनिट मास है या नहीं है। अगर ये पर यूनिट मास है तो पूरी इक्वेशन पर यूनिट मास हो जाएगी, ये पर यूनिट मास नहीं है तो पूरी इक्वेशन पर यूनिट मास नहीं होगी। सिंपल है ना, नोट कर लिया ना। इसमें एंथैल्पी में लिखना टर्म U प्लस पीवी, term U plus PV frequently repeat in thermodynamics. Term U plus PV frequently repeat in thermodynamics, which is known as enthalpy of system. Which is known as enthalpy. Term U plus PV frequently repeat in thermodynamics, which is known as enthalpy. ठीक है। ठीक, अब जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी है वो क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज है या एनर्जी इन ट्रांजिशन है। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, मान गया मैं, एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन एंथैल्पी एनर्जी इन स्टोरेज है, एनर्जी इन ट्रांजिशन है। एनर्जी इन स्टोरेज है, और अगर एनर्जी इन स्टोरेज है मेरे भाई, तो मुझे बता दो कि ये पॉइंट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। एनर्जी इन स्टोरेज है तो पॉइंट फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन होगा। आपके दिमाग में चीजें अपने आप चलने लग गई होंगी कि अगर ये पॉइंट फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी होगा, और अगर प्रॉपर्टी है तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। सिंपल। तो एंथैल्पी क्या है, एनर्जी इन स्टोरेज है, इट मींस पॉइंट फंक्शन है, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है, इट मींस एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इट मींस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएच क्या होगा, 0 होगा। सिंपल। पीवी कैसे कहें, पीवी जो होता है ना बेटा, वो फ्लो वर्क होता है। फ्लो वर्क फ्लूइड के पास ही होता है, फ्लूइड स्टोर करके रखता है फ्लो वर्क को, है ना। फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है ना तो उसके पास कुछ कुछ फ्लो वर्क होगा। और ऐसे भी देख सकते हो कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या है, प्रॉपर्टी है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या है, प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या होगा, प्रॉपर्टी ही होगा, है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो। देखो, थर्मो के बारे में एक बात हमेशा बोलता हूं कि थर्मो जो है ना, हमेशा पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप समझो, आपको याद है जब पहले दिन में आपको वर्क ट्रांसफर एक्सप्लेन कर रहा था, और वर्क ट्रांसफर मैंने आपको बताया था कि वर्क किस तरह से एनर्जी इन ट्रांजिशन हो जाता है। अगर वो चीज किसी ने नहीं समझी ना, तो वो आज कंक्लूड ही नहीं कर सकता। अगर उस क्लास में थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर अपन उस क्लास में नहीं थे और वो चीज अपन को नहीं आती, तो अपन कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस तरह से ये एनर्जी इन स्टोरेज के बाद से ये सारी चीजें आएंगी। और अगर अपन को इमेजिन करना आ गया है ना कि एनर्जी इन स्टोरेज अलग चीज है और एनर्जी इन ट्रांजिशन अलग चीज है, तो आप अलग ही डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे अपने दिमाग में कि वर्क और हीट अलग ही चीजें हैं, वो एनर्जी इन ट्रांजिशन है। और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी अलग ही चीजें हैं, ये एनर्जी इन स्टोरेज है ना। समझ गए ना। ठीक। और एक बात और, कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। तो लिख लेना, इन आइसोबारिक प्रोसेस, उसमें लिख लेना, इन आइसोबारिक प्रोसेस heat transfer is equal to change in enthalpy. In isobaric process, heat transfer is equal to change in enthalpy. ठीक है, आगे देखो। दो हो गई, कौन कौन सी, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। तीसरा लिखो आइसोथर्मल।
तीसरा लिखना फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, du प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मुझे एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये बात सही है गलत है? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? इंटरनल एनर्जी इज हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, इंटरनल एनर्जी मैंने क्या बोला था, यू क्या है, यू क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पे जो एनर्जी होती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो एनर्जी होती थी वो यू होती थी। मतलब क्या होता था देखो, मॉलिक्यूलर कोलिजन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बात सही है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे रैंडमनेस बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बात सही है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे रैंडमनेस बढ़ जाती है। मतलब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर कोलिजन, ये सब बढ़ जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी बढ़ जाती है क्या? टेम्परेचर चेंज करने से केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी भी चेंज होती है क्या? नहीं ना मेरे भाई, नहीं होती। ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। मतलब जब ये जीरो हो जाएंगे, अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, देन ओनली मैं कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अदरवाइज मैं नहीं कह सकता। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? और ये जीरो किसके लिए होते हैं, आइडियल गैस के लिए। मतलब आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है और बाकी सब के लिए नहीं होती, क्योंकि बाकी सब में, इंटरनल एनर्जी में, इन सब के अलावा ये एनर्जी भी तो हो सकती है। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? बात समझ में आई? ये सब अंदर की बातें हैं ना, ये आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स रियल में समझना है ना कि क्यों टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्यों नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी में ये सारी चीजें आ सकती हैं। और केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती। अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती तो फिर इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होती। लेकिन अगर ये जीरो हो जाए तो फिर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन हो सकती है। मतलब किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक, ओवरऑल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, लेकिन केवल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा ना। ओवरऑल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा लेकिन केवल टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा ना। फिर न्यूक्लियर एनर्जी का भी तो फंक्शन होगा, केमिकल एनर्जी का भी तो फंक्शन होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा, मैं कह रहा हूं केवल टेम्परेचर का फंक्शन होगा क्या? नहीं, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का भी फंक्शन होगा, है ना? सुनो, आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, याद रखना, फॉर आइडियल गैस। तो यहां पर du क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसके लिए लिख रहा हूं, फॉर आइडियल गैस, है ना? तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो और आइसोथर्मल के लिए डेल्टा डब्ल्यू क्या होता था, P1 V1 ln V2 बाई V1। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये
इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये बात वैलिड है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। बाकी अगर कुछ और है तो इंटरनल एनर्जी में और भी चीजें आती है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह वगैरह ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस और आ सकती है क्या? फोर्थ वन, एडियाबैटिक। इसमें हीट ट्रांसफर कितना होता है? 0 ही होता है, बाय डेफिनेशन पता है मुझे, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या? मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सर कमलेश से क्या? अच्छा, हाँ हाँ, 8:30। हाँ 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 भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? ठीक है, सुनो सुनो, एक प्रोसेस और बची, कौन सी? पॉलीट्रॉपिक। दो मिनट सुनो। फिफ्थ वन, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 2 मिनट सुनो, पॉलीट्रॉपिक के लिए बात कर रहा हूं। पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। डी यू देखो क्या हो जाएगा, एम सी वी डी टी। डेल्टा डब्ल्यू क्या होता था पॉलीट्रॉपिक के लिए? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन 1 माइनस एन, ये होता था पॉलीट्रॉपिक के लिए। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एम, सीवी की वैल्यू कितनी होती थी? सीवी की वैल्यू मैंने लिखवाई थी आपको, याद करो। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। उसके बाद सीपी और सीवी की अलग से वैल्यू लिखवाई थी। तो सीवी कितना था? आर अपॉन गामा माइनस 1, टी टू माइनस टी वन प्लस, ये कितना हो जाएगा? एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन 1 माइनस एन। एम आर टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लो, और ये होगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस एन। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम आर टी टू माइनस टी वन 1 माइनस एन प्लस गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, 1 माइनस एन। देखो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और आपको मिलेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन, और देखो एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन यहां पर ये 1 माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा? गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1। एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन 1 माइनस एन, ये था डेल्टा डब्ल्यू पॉलीटॉपिक। तो डेल्टा क्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक
इंटू क्या हो जाएगा, गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1। ये होता है पॉलीट्रॉपिक का हीट ट्रांसफर। ये होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की हीट ट्रांसफर, सिंपल। कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट लॉ लगाया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डी यू लिखा एमसीवी डी टी, वर्क लिखा इसका पॉलीट्रॉपिक का, सीवी की वैल्यू पुट की, एम आर टी टू माइनस टी वन कॉमन ले लिया, ये आया, कुछ को सॉल्व किया, फाइनली ये आ गया। इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। पहले वाले में डी यू जीरो क्यों किया था बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट था ना, टेम्परेचर कांस्टेंट था, और टेम्परेचर कांस्टेंट था तो, और इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया ना? ठीक है, सुनो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये तो सारी आपने क्या निकाल ली, सारी हीट निकाल ली, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबेटिक के लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए। मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट निकालना चाह रहा हूँ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट निकालना चाह रहा हूँ। देखना एक मिनट, मेरी चाहत क्या है, मैं निकालना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक हीट फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखना, अच्छा, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्या, हाँ या नहीं? स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, हाँ या नहीं? किस केस में निगेटिव हो सकती है? कब हो सकती है निगेटिव? सुनो, सुनो, हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। डेल्टा क्यू क्या आया है, डेल्टा क्यू पॉलीट्रॉपिक आया है,
डेल्टा डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक इंटू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1, ये आया था। ठीक, तो देखो डेल्टा क्यू को लिख सकते हो एम सी ऑफ पॉलीट्रॉपिक इंटू टी टू माइनस टी वन, इसको लिख सकते हैं एम आर टी टू माइनस टी वन अपॉन 1 माइनस एन वर्क पॉलीट्रॉपिक का इंटू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहाँ पर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और टी टू माइनस टी वन से टी टू माइनस टी वन भी कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा सी ऑफ पॉलीट्रॉपिक इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, ये क्या होता है सीवी, इंटू क्या हो जाएगा गामा माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट। ठीक, आपको पता है कि जनरली जो गामा की वैल्यू है एन से ज्यादा 1 से, सॉरी, जो एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और गामा से क्या होती है कम होती है। जनरली एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और गामा से क्या होती है कम होती है। और अगर ऐसा है तो देखो सी पॉलीट्रॉपिक क्या हो जाएगा सीवी गामा माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। अगर एन की वैल्यू गामा से कम है, अगर एन की वैल्यू गामा से कम है तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या आने वाली है पॉजिटिव, और अगर एन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या आने वाली है निगेटिव। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है निगेटिव। अगर गामा की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1 और गामा के बीच में है तो इसका मतलब समझाओगे मुझे। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो स्पेसिफिक हीट है वो निगेटिव हो जाती है अगर एन की वैल्यू 1 से गामा के बीच में है। स्पेसिफिक हीट का निगेटिव हो जाने का मतलब समझाओगे मुझे क्या होता है। स्पेसिफिक हीट का निगेटिव हो जाने का मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर निगेटिव हो गई है। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है बिल्कुल 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 सही लिख रहे हो, है ना। ठीक है, सही लिख रहे हो आप लोग, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि आप हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। नॉर्मली आप हीट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है और हीट लेते हो तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ ऐसा होगा कि आप सिस्टम को हीट दोगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिस्टम को हीट दोगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट लोगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या हो गई है निगेटिव हो गई है। ऐसा संभव है क्या प्रैक्टिकली? बिल्कुल है। लड़का लिख रहा है कि मैं उसकी बेइज्जती कर देता हूँ क्लास में। ऐसा क्यों लगता है भाई कि तुम्हारी इज्जत है? मतलब तुम सब लोगों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा क्यों लगता है तुम लोगों को? नहीं करता हूँ भाई, नहीं करता हूँ। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ? नहीं करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मजाक कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, सुनो सर, हम एग्जैक्टली एनर्जी नहीं बता सकते हैं ना किसी एक पॉइंट पे। एग्जैक्टली एनर्जी नहीं बता सकते किसी एक पॉइंट पे। देखो एग्जैक्टली एंट्रोपी नहीं बता सकते हो, एनर्जी बता सकते हो, एनर्जी बता सकते हो ना। ठीक है सर, बट हाइपोथेटिकल प्रोसेस मानते हैं। नहीं बेटा, आप हाइपोथेटिकल प्रोसेस नहीं मानते हैं। रियल में भी ऐसा हो सकता है, रियल में भी ऐसा हो सकता है। मान लो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट सुनो।
एक एग्जांपल देखना, मान लो कि एक सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है ना, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, और ये सिस्टम है ना। मान लो कि यहां पर हीट दिया, आपने 10 किलो जूल, आपने हीट दिया 10 किलो जूल, ठीक है, और इसने वर्क कर दिया कितना, ये तो मैं भी थ्योरेटिकली बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली आऊंगा अभी, है ना। इसने वर्क कितना किया, इसने वर्क कर दिया 17 किलो जूल, मान लो थोड़ी देर के लिए। आपने इसको जितनी हीट दी थी, इसने उससे ज्यादा वर्क कर दिया। मुझे बताओगे क्या कि इसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क किया वो कहां से किया होगा, इसने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क किया वो कहां से किया होगा। फर्स्ट लॉ लगा लेते हैं, पता चल जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 10, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना है 17, तो डी यू कितना हो जाएगा -7 किलो जूल। मतलब इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, यू डिक्रीज हो गई है। आपको मैं पहले दिन से ये बात बताता आ रहा हूं, आपको मैं पहले दिन से ये बात बताता आ रहा हूं कि आप कंफ्यूज मत होना, हीट और टेम्परेचर का कोई लेना देना है क्या, हाँ या नहीं। हीट का और टेम्परेचर का कोई लेना देना है, हाँ या नहीं। हीट का टेम्परेचर का कोई लेना देना है या नहीं है, बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर कभी भी हीट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये धोखा है लोगों को। टेम्परेचर कभी भी हीट को रिप्रेजेंट नहीं करता। टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी को। टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी को। और अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने हीट दिया और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ठीक। आप समझो, आप समझो। हाँ, वो अलग बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होती है, वो आप सही कह रहे हो, है ना। वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर कम होना या ज्यादा होना हीट को रिप्रेजेंट करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। टेम्परेचर कम होना या ज्यादा होना रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एनर्जी को। तो इस बात से आपको कभी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको कभी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हीट दिया तो भी टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो गया। मेरे भाई, टेम्परेचर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना हीट को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, वो तो रिप्रेजेंट करता है किसको, इंटरनल एनर्जी को। और आपने हीट दिया, उससे मुझे क्या मतलब, मैं तो देखूंगा इंटरनल एनर्जी के साथ क्या हुआ। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती, टेम्परेचर इंक्रीज होता। मुझे हीट से लेना देना ही नहीं। बात समझे क्या, हाँ या नहीं। इसको समझे, फिर अपन आते हैं प्रैक्टिकली ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात समझे, हाँ या नहीं। ये बात समझ गए। पॉलीट्रॉपिक की स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होती है, मतलब आप हीट दोगे और टेम्परेचर कम होगा। इस बात से आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीट से टेम्परेचर का लेना देना नहीं है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। हीट किस पर डिपेंड करेगी, हीट कभी सिस्टम की होती ही नहीं भाई, डिपेंड क्यों करेगी, हीट हमेशा फ्लो होती है। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिशन, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है ना, ठीक है। हीट किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम पे। हाँ, वो जो हीट फ्लो होगी तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, वो फिर आप एचएमटी में चले गए, है ना, कि हीट ट्रांसफर मीडियम पे डिपेंड करेगा, किस मोड में होगा, वो एक अलग बातें है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हीट कितने लेवल पे होगी, तो हीट का कोई लेवल ही नहीं होता यार, क्योंकि हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिशन, और वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर मैं किसी सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम की हीट जैसा कुछ भी नहीं होता, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, समझ पाए। हीट तो हमेशा ट्रांजिशन में होती है ना, ठीक है। अब प्रैक्टिकली सुनो, प्रैक्टिकली क्या होता है।
मान लो कोई एक स्टीम है, मान लो कोई एक स्टीम है ना, हीट स्टीम हाई टेम्परेचर पे है, स्टीम है, स्टीम हाई टेम्परेचर पे, उससे मैं किसी टरबाइन को ऑपरेट कराता हूं, तो स्टीम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आगे जाने पे। तो ये ऐसा ही हुआ ना भाई, कि आपने जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी थी उससे वर्क ले लिया, इसलिए उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। प्रैक्टिकली हो सकता है, सिंपल हो सकता है ना। कुछ पूछो सर, कभी दिमाग गर्म हो जाता है स्ट्रेस से, वो कौन सी हीट होती है? ये यार तुमको कोई न्यूरोलॉजी वाला ही बता सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। सुनो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। बेटा स्टीम का ये बोल रहा हूँ कि स्टीम है हाई टेम्परेचर पे, उसको आप टरबाइन में पास करते हो तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वर्क ले लिया है स्टीम की इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करते है ना। ठीक है, आप लोग जो ये सोचते रहते हो ना इज्जत और बेइज्जती वाला, कभी मत सोचा करो, है ना। एक्चुअली मैं जो है ना, मेरा दिमाग ही नहीं रहता कि मैं क्या बोलता हूँ किसी को, या फिर मैंने क्या रिप्लाई किया है ना। मैं जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो मैं इतना इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं बोलता क्या हूँ। आपको शायद नहीं पता होगा, है ना। आपको शायद आपको आश्चर्य होगा जान करके, मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ ना यहाँ पर, वो सुबह 7:30 बजे से ले रहा हूँ, 7:30 से। और अभी आपके बाद भी एक क्लास है, 8:30 तक क्लास है मेरी, है ना। तो 7:30 से 8:30, 13 घंटे आप खड़े होकर के मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मैं इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ कि मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैं क्या बोलता हूँ, है ना। तो इज्जत और बेइज्जती वाली बात ही नहीं आती उसमें ना। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बात। अच्छा एक बात और बताओ, कैसे कर लेता हूँ। बेटा मैं कॉलेज के टाइम में भी इतना मेहनती था, मैं केवल 4 घंटे सोता था। कॉलेज के टाइम में भी केवल 4 घंटे सोता था, है ना। कॉलेज के टाइम में भी इतना पढ़ता था, है ना। सुनो, और यहाँ से जाने के बाद मैं सोता नहीं हूँ तुरंत, मैं पढ़ता हूँ 2 घंटे 3 घंटे, है ना। सुनो, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि जीवन में केवल दो ही चीजें बची है, एक तो पढ़ना और एक पढ़ाना, है ना। सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक हीट कभी इंफिनिटी हो सकती है क्या? स्पेसिफिक हीट कभी इंफिनिटी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? किस केस में होती है? मैंने बताया था क्या शायद ये बात बताई थी क्या मैंने? बताई थी कहां पर? फेज चेंज में। फेज चेंज में बताया था ना, स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी होती है फेज चेंज में। अभी मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ ना, लिख लेना अगर नहीं पता। ठीक है, सुनो, इसके बाद देखो अपन ने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ, और उसके बाद हीट ट्रांसफर वगैरह, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखना, मुझे एक मिनट देना केवल, केवल एक मिनट देना, है ना। एक क्वेश्चन है बच्चों वाला, लिखना। हाँ बेटा, आइसोथर्मल के लिए भी इंफिनिटी होगी, आइसोथर्मल के लिए भी इंफिनिटी होगी, है ना, क्योंकि dt जीरो हो जाएगा ना। सही कह रहे हो आप। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है mc dt, c इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डी टी। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, है ना। तो आइसोथर्मल के लिए भी जीरो इंफिनिटी होती है ना। एक क्वेश्चन नोट करना, फिर आगे बात करते हैं। लिखना, ए पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन
बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए लिख पा रहा हूं। लिखना है पिस्टन एंड सिलेंडर मशीन, piston and cylinder machine contains a fluid system. Piston and cylinder machine contains a fluid system. A piston and cylinder machine contains a fluid system which passes through a complete cycle of four process, during a cycle sum of all heat transfer is minus 170 kilojoule. During a cycle sum of all the heat transfer is minus 170 kilojoule. आगे लिखना, the system completes 100 cycle per minute. The system complete 100 cycle per minute. System complete 100 cycle per minute. Then complete the following table. And find out the rate of work output. Then complete the following table and find out the rate of work output. Find out the rate of work output in kilowatt. In kilowatt. देखो एक आपको सब प्रोसेस दे रखी है, ये पीके नाग का ही क्वेश्चन है। ये डेल्टा क्यू किलोजूल पर मिनट, डेल्टा डब्ल्यू किलोजूल पर मिनट और डीयू किलोजूल पर मिनट। ऐसा होता है प्रोसेस ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, चार प्रोसेस है, लिखते जाना साथ में। ये 0 दे रखा है, ये 2170 दे रखा है, ये 21000 दे रखा है और ये 0 दे रखा है, ये 2100 दे रखा है और ये 3870 दे रखा है। आपसे पूछा हुआ है कि कंप्लीट साइकिल क्या होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। सर जो हाँ ये पीके नाग का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है ना। सर जो पिछला एग्जांपल दिया था डी यू इज इक्वल टू -7 किलोजूल आया था, तो उसमें एमसीडीटी तो नहीं लिख सकते ना, एमसीपीडीटी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? एमसीपीडीटी नहीं लिख सकते। हाँ कांस्टेंट प्रेशर नहीं था ना, कांस्टेंट प्रेशर नहीं था, या तो कांस्टेंट प्रेशर होता या फिर आइडियल गैस होता तो एमसीपीडीटी लिख सकते थे। मुझे नहीं पता था कि कांस्टेंट प्रेशर है, आइडियल गैस है या नहीं है। अगर होता तो लिख सकते थे, नहीं होता तो नहीं लिख सकते हैं, सिंपल। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है पिस्टन एंड सिलेंडर machine contains a fluid system which passes through a complete cycle of 4 process. During a cycle the sum of all the heat transfer delta q net कितना है
माइनस 170 किलो जूल। आगे दे रखा है द सिस्टम कंप्लीट्स 100 साइकिल पर मिनट, 100 साइकिल पर मिनट। तो अगर पर मिनट में निकालना चाहो, ये पर साइकिल है, पर साइकिल है, तो अगर पर मिनट में निकालना चाहो तो डेल्टा क्यू नेट हो जाएगा 170। ये पर साइकिल था और ये साइकिल पर मिनट है, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 70,000 साइकिल पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा ना। देखो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दो चारों प्रोसेस के लिए। देखो फॉर ए टू बी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 0, डी यू कितना है 2170 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ 2170। सिंपल, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2170। ठीक, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में देखो बी से सी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 21,000, डी यू कितना है 0, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा 21,000 किलो जूल पर मिनट। ये कितना हो जाएगा 21,000। ठीक, उसके बाद इसमें भी सेम इक्वेशन लगा दो फॉर सी से डी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है 2100, डी यू कितना है 38700 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां से मुझे डेल्टा डब्ल्यू बताओ एक बार कितना आएगा, यहां से मुझे एक बार डेल्टा डब्ल्यू बताओ कितना आएगा। नेगेटिव आएगा 36600 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, सुनो इसके बाद मुझे क्या पूछा था, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 36600, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको प्रोसेस फॉर डी टू ए, इस प्रोसेस के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। तो पहला तो क्यू नेट दे रखा है आपको, क्यू नेट कितना है, ये है, तो जितनी हीट है सबका समेशन इतना होगा। तो देखो डेल्टा क्यू ए से बी, डेल्टा क्यू बी से सी, डेल्टा क्यू सी से डी, डेल्टा क्यू डी से ए दे रखा है आपको। कितना है, ये लिखा है 17,000। तो डेल्टा क्यू ए से बी कितना है 0, डेल्टा क्यू बी से सी कितना है 21,000, डेल्टा क्यू सी से डी कितना है 2100, डेल्टा क्यू डी से ए मुझे निकालना है, बराबर है 17,000। डेल्टा क्यू डी से ए निकालना एक बार कितना आएगा, डेल्टा क्यू डी से ए निकालना एक बार कितना आएगा, अच्छा ये -17 था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस था, सही कह रहे हो, ये -17,000 था, ये -17,000 था। डेल्टा क्यू ऑफ डी से ए निकालो, माइनस में आएगा माइनस में आएगा 40,100। ये सही है क्या, -40,100 किलो जूल पर मिनट, ये आ जाएगा -40,100 किलो जूल पर मिनट। उसके बाद मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना है, और आपको पता है इंटरनल एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है तो साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है।
तो नेट समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। मतलब du ऑफ ए से बी, du ऑफ ए से बी कितना, प्लस du ऑफ बी से सी, प्लस du ऑफ सी से डी, प्लस du ऑफ डी से ए कितना होगा, 0 होगा। और अगर ऐसा है तो du ऑफ ए से बी कितना है, -2170, बी से सी कितना है 21,000, सी से डी कितना है -36600, प्लस du डी से ए कितना है 0। मुझे बता दो कि du कितना आ रहा है डी से ए, du कितना आ रहा है डी से ए, वन 17770 किलो जूल पर मिनट, 17770। फिर क्या निकालना है, डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। इसके लिए डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो, कुछ भी नहीं। आपको पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना है -40,100, डी यू कितना है 17770 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मुझे बताओ डेल्टा डब्ल्यू ऑफ डी से ए कितना आएगा, डेल्टा डब्ल्यू डी से ए कितना आएगा, फाइव सेवन एट सेवन जीरो किलो जूल पर मिनट। ये हो जाएगा निगेटिव में, है ना। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा, बच्चों वाला क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं ना। क्यों, करना क्या है, सारी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ही लगाना है ना। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे बात करो। हाँ, ये पीके नाक का सॉल्व क्वेश्चन है, पीके नाक का सॉल्व क्वेश्चन है ना। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ईएससी कन्वेंशनल है ना, उसे पीके नाक के क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं करते, है ना। हाँ कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, समीशन कर सकते थे, है ना। सीडी के लिए कितना है माइनस, अच्छा पीके नाक वाले क्वेश्चन में डाटा कुछ अलग होगा, हो सकता है कहीं माइनस प्लस हो, उसको जाने दो। अपन को कॉन्सेप्ट से मतलब है, अपन इस तरह से करेंगे, है ना। ठीक है, इसको एक बार नोट करो, नोट कर लेना तो मुझे बता देना। इसको एक बार नोट करो, डाटा में कुछ नहीं रखा है, भावनाओं को समझो, है ना, भावनाएं महत्वपूर्ण है ना। इसको नोट करो। हाँ भाई, नोट कर पाए क्या, कॉलेज नहीं खुल रहे अभी तो, बेटा घर में रहो, आराम करो, पढ़ाई करो। हम लोगों के समय पे ऐसा मिला होता, ऐसा गोल्डन पीरियड मिला होता तो क्या ही बात थी, है ना। कॉलेज नहीं खुल रहे तो खुशी की बात है ना, प्रसन्नता की बात है ना। ठीक है, नोट कर लिया क्या, ठीक है। एंडसेम वगैरह तो यार, एंडसेम वगैरह तो ऑनलाइन हो रहे होंगे ना आप लोगों के। लेकिन आप समझो, जो लोग गेट के लिए, जो लोग गेट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो ना, गेट के लिए जो लोग डेडिकेटेड हो ना, बिल्कुल समर्पित भाव से तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए तो जीवन में गोल्डन समय है यार। आप समझो, मार्च से अभी तक कॉलेज बंद है, आप लोग कुछ भी कर सकते थे,
है ना? आप अभी भी कॉलेज बंद है, आप लोग कितनी भी अच्छी तैयारी कर सकते हो ना, तो आप लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो यार। अपने मोदी जी ने बोला है आपदा में अवसर, है ना? ठीक है, मोदी जी की बात अपन नहीं सुनते लेकिन अच्छी बातें सुन लेते हैं, है ना? तो आपदा में अवसर तलाशो आप लोग, है ना? ठीक है। सर रेलवे का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या होगा? बेटा रेलवे को लेकर के चिंतित मत हो, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक बार देख लो, जो डिपार्टमेंट हैं उनको एक बार देख लो, है ना? रेलवे का आपको क्या, रेलवे वालों को भी नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि प्राइवेटाइज कि सिविल सर्विसेज से लेंगे या फिर किसी अलग से एग्जाम कराएंगे, उनको खुद नहीं पता है ना, तो उसमें टेंशन मत लो। ईएससी में और भी डिपार्टमेंट है, अगर ईएससी को ही टारगेट कर रहे हो तो करो। रेलवे के इक्विवेलेंट कई सारे अच्छे डिपार्टमेंट है, जैसे सीडब्ल्यूसी है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है ना? उसके बाद एमईएस है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है ना? बहुत सारे अच्छे डिपार्टमेंट है, ठीक है? ठीक है, अच्छा है, नॉवल ऑर्नामेंट अच्छा है, ठीक है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, है ना? एक कल अपन इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? एक्चुअली मेरी अभी एक क्लास है 7 बजे से, है ना? तो इसलिए मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, है ना? इसके आगे अपन कल बात करते हैं ना, ठीक है? तो कल मिलेंगे तो फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन करेंगे, तो स्पीक एंड आस्क, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। बेटा मैं कल बताता हूँ आपके सारे डाउट, है ना?